हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ। पता नहीं, मैं एकदम पूरा अच्छे से ट्रैक पे चल रही थी, मैं कैसे डी ट्रैक हुई मुझे खुद नहीं पता चला। पूरा पढ़ाई कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। बट टुडे आई एम गोना शूट ऑल माय प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स। जो भी मेरी प्रीवियस रह रही है मैं सारा उसको कंप्लीट करूंगी आज के टास्क को, आज के, और जो प्रीवियस रह रहा है उस टास्क को भी। सो प्लीज बेयर विद मी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस एंड ऑल्सो द डिले पार्ट अब नहीं होगा इन फ्यूचर में, ठीक है। तो आज है हमारा डे 54 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। वेलकम बैक, वेलकम यू गाइस। वी आर नाउ स्टार्टिंग विद स्पेशलाइज्ड पाथवे। जो है मेरा जो स्पेशलाइज्ड पाथवे है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। और जिसका भी अगर ये पाथवे है वो मेरे साथ प्लीज ज्वाइन कर लेना। और बाकी और जो मैंने प्रीवियस कंटेंट्स बनाए वो सबके लिए कॉमन थे, बट जो ये वाला जो अब से बन रहा है वो सिर्फ जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसने भी ले रखा है वो उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। प्राइवेट मार्केट्स और प्राइवेट वेल्थ वाला मैं नहीं बना रही हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मेरा एग्जाम है फरवरी में। बट मैं भी सिर्फ यही बना रही हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। और मैं आज सेकेंड चैप्टर से शुरू कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैं कल से शुरू करूंगी, और जो क्योंकि कल से मैं इसलिए बोल रही हूँ, कल से नहीं परसों से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा जो प्रीवियस बचा हुआ है ना, ये आज पूरा चैप्टर मुझे कल होगा, ये पूरा चैप्टर मेरे को पूरा कल फिनिश करना है, और परसों से फिर मैं वो जो चैप्टर नंबर 1 बचा है वो शुरू करूंगी। तो आज मैं चैप्टर नंबर 2 शुरू करूंगी, रीडिंग नंबर 2, एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और इसके बाद एक इसमें पैसिव इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट, वो वाला पार्ट है। और इसमें है एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग, तो वो मैं अभी शुरू कर रही हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा रीडिंग नंबर 2, ठीक है। रीडिंग नंबर जो 1 है वो हम शुरू करेंगे परसों से। इस रीडिंग का नाम है हमारा एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग। एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग क्या होती है? जब भी हमें सबको पता है कि स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन क्या होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन इज योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रोग्राम, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट मेरे गोल्स है वो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। जो भी मैं टैक्टिकल एलोकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू कि कोई प्राइस चेंज हुआ है या कोई न्यू मार्केट में ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, या कुछ ऐसा इंट्रिंसिक वैल्यू किसी की चेंज हो गई, उसमें मैं थोड़ा बहुत जब चेंज करती हूँ इस स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में ही, थोड़ा बहुत जब मैं वेट्स को इधर उधर या सिक्योरिटीज को ओवरवेट या अंडरवेट करती हूँ, उसको हम बोलते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। तो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन जो पार्ट है वो पार्ट है हमारा एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग का, ठीक है। इक्विटी इज योर स्टॉक्स। जब हम एक्टिव, इसमें बेसिकली टैक्टिकल एसेट एलोकेशन को हम एक्टिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसकी स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। तो ये सारे हैं इस पूरे जो रीडिंग है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से ही शुरू करती हूँ, इंट्रोडक्शन में कि हम क्या क्या इसमें देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो नॉर्मल इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन जो मैं दे चुकी हूँ कि एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग क्या होती है। फिर है हमारा अप्रोचेस टू एक्टिव मैनेजमेंट, जिसमें दो एक्टिव मैनेजमेंट की अप्रोच बताइए। एक है फंडामेंटल, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है फंडामेंटल, और एक है क्वांटिटेटिव, ठीक है। और टाइप्स ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हम देखेंगे, ठीक है। और क्रिएटिंग अ फंडामेंटल एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्वांटिटेटिव एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे जनरेट करते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, ये हम सारा कुछ देखेंगे। बट जो हमारी आज की जो क्लास होगी उसका फोकस सिर्फ यही होगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आज की हमारी पूरी इस क्लास का फोकस है। अब अप्रोचेस में एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन नहीं मेंशन, दो होती है अप्रोचेस, कौन कौन सी? फंडामेंटल और क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब फंडामेंटल और क्वांटिटेटिव बहुत तरह से डिफर करती है, बट जो इसमें बहुत ज्यादा इसमें जो डिफरेंस है वो मैं अभी समझाती हूँ, ठीक है। फंडामेंटल हम सबको पता है, हम फंडामेंटल क्या करते हैं, हम कुछ जो फंडामेंटल्स होते हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, जैसे कैश फ्लोज हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। और क्या होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट्स, जो एफआरए वाला पोर्शन था वो। और क्या होता है हमारा बैलेंस शीट। जब हम ये सारी चीजों को स्टडी करते हैं किसी भी कंपनी के, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल, हम जब फंडामेंटल्स देख रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स होते हैं हमारे जो हम देख रहे हैं, जो भी कैश फ्लोज वगैरह वगैरह हम ये सारी चीजें देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल।
तो अब सबको पता है, हम ये फंडामेंटल एनालिसिस की हमने, ठीक है, इसके सारे के सारे जो भी हमारे इसकी बैलेंस शीट वगैरह इसके स्टेटमेंट्स पढ़े, तब हमें क्या पता चला इससे। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, बहुत लाइट लग रहा है, ठीक है। तो ये जो जितने भी ये सारे हम जब स्टडी करते हैं उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं हम ये सारी स्टडी करते ही क्यों है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालते हैं क्योंकि हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है ना, तो स्टॉक सिलेक्शन करना है हमें। तो जब भी हमें सबको पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मोर देन मार्केट वैल्यू होगी तो क्या होगा, और हमें लग रहा है कि जो मार्केट वैल्यू है वो कैचअप कर लेगी इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो हम उसको बाय करेंगे, उसको उस स्टॉक को। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू तब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो अब सबको समझ आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, इट इज सब्जेक्टिव, इट इज डिस्क्रिशनरी, ठीक है, इट रिक्वायर्स ह्यूमन स्किल, सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग इंट्रिंसिक वैल्यूज नहीं निकाल सकते, इट नीड्स एक्सपीरियंस, इट नीड्स जजमेंट, ठीक है। और इसमें जो हम देख रहे हैं, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन जो हम क्या यूज करेंगे, हम रिसर्च करेंगे। एनालिसिस का फोकस क्या होगा हमारा, कन्विक्शन इन स्टॉक सेक्टर या फिर रीजन बेस्ड, ये शायद इन्होंने ना सारा लिख दिया है, ठीक है। अभी इसको ना डिफरेंट डिफरेंट वेज में इन्होंने वो किया हुआ है, बाइफिकेट, मैं बताती हूँ, सिर्फ इतने तक फोकस रखो अभी, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, अब क्वांटिटेटिव मैं बताती हूँ, सबने स्क्रीनर देखा है, अगर किसी ने स्क्रीनर नहीं देखा ना तो मैं बताती हूँ स्क्रीनर होता क्या है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो क्वांटिटेटिव है, सबने स्क्रीनर देखा है, तो स्क्रीनर में हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ कुछ अपना डेटा डालते हैं। मान लो कि मैं ना ऐसा एक काम कर रही हूँ, हमें पता है इतने सारे सिक्योरिटीज, इतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें निकालना है कि हमें स्टॉक्स पिक करना है, हम कैसे पिक कर सकते हैं, हम अपना एक क्राइटेरिया बना सकते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एज एन जिसकी मार्केट वैल्यू लेस देन 5000 हो, 5000 करोड़, ठीक है, स्मॉल कैप्स पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं बोल रही हूँ जिसकी अर्निंग्स जो है, अर्निंग्स ग्रोथ या फिर सेल्स ग्रोथ वो है मोर देन 15% पर एनम, ये मेरे अपने क्राइटेरिया, किसी के भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और मैं जैसे बोल रही हूँ जस्ट पीबी रेशियो इट शुड बी मोर देन 2 लेंगे, ठीक है। और कैश फ्लो जो कैश फ्लो होगी वो मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। ये मैंने कुछ क्राइटेरिया बना दिए, ठीक है, क्राइटेरिया बना दिए। तो अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब मैं स्क्रीनर पे जब मैं सारे डेटा फीड जो इनपुट्स है मेरे वो रन करूंगी, तो मेरे को ना बहुत सारे, तो मेरे पास क्या होगा, बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, बहुत सारों में से कुछ स्टॉक्स आ जाएंगे जो मेरी क्राइटेरिया को मीट करते होंगे। लेट से 5 to 10 स्टॉक्स आ गए, ठीक है, 5 to 10 स्टॉक्स आ गए। अब मैं उनको क्या करूंगी, अब मैं बताती हूँ उसमें। ये होता है एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हो गया कि मैंने फटाफट से ये अपना क्राइटेरिया यही चलता रहेगा जो मैंने कर रखा है, ठीक है। मैं हर एक को डिग डाउन नहीं कर रही, मैंने कुछ अपने क्राइटेरिया बना रखे थे, जो उन क्राइटेरिया को मीट कर रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये एक सिस्टमैटिक हो गया है। नॉन डिस्क्रिशनरी, इसमें मैं कोई डिस्क्रिशन थोड़ी यूज कर रही हूँ, जो भी मेरे इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है मैं वो स्टॉक्स पिक कर रही हूँ। इसमें क्या होगा, एक्सपर्टीज इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, क्योंकि ये सारे क्या है, स्टैट्स है, ये सारे नंबर्स है जो प्रीवियसली जो बहुत अच्छे से जिसको जो इन्वेस्टिंग करता होगा उसको ये सारी चीजें पता होगा। अब मैं बात करती हूँ नेचर के हिसाब से कि नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज कैसे की है, तो उस बेसिस पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन यूज क्या करेंगे, अच्छा ये जो फंडामेंटल है ये क्या करेगा, रिसर्च यूज करेगा, ठीक है। जो उसके पास जो उसके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जितने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गई, जितने भी स्टेटमेंट्स हो गए, बैलेंस शीट्स हो गए, उसके इनकम स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है, ये सब चीजें यूज करेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है एक बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, जब हम कंपनी लेवल पे फोकस करते हैं और फिर हम, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बॉटम अप मतलब हम कंपनी से, कंपनी है फिर हम सेक्टर पे जाते हैं, उसके बाद हम कंट्री पे जाते हैं, फिर आता है ग्लोबल, ठीक है। ऐसे करके हम काम करते हैं बॉटम अप में, और टॉप डाउन में हम ग्लोबल से लेके कंपनी, फिर सेक्टर, फिर हम कंट्री, सॉरी ग्लोबल, कंट्री, उसके बाद फिर सेक्टर हो गया, फिर हमारा आ गया कंपनी। टॉप डाउन भी यूज करते हैं और हम बॉटम अप भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, नॉट ऑल डेटा कैन बी क्वांटिफाइड। हम सबको पता है जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे मैनेजमेंट, कोई कंपनी का जो मैनेजमेंट है, सीईओ की कोई रिपोर्ट है या जो कोई ऑडिट रिपोर्ट आई है सीए की, वो सारी क्या होती है, दे आर इन द क्वालिटेटिव फॉर्मेट, तो हम उसको सबको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हमें वो रीड करना पड़ता है। ईएसजी की कोई रिपोर्ट है, ये सारी चीजें क्या है, नंबर्स में नहीं है, दिस इज ओनली इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, ठीक है। इसमें इसलिए जजमेंट रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर मैं उसी तरफ बात करूं जो वो क्वांटिटेटिव, मैंने जो पूरे वो क्राइटेरिया बनाया था उनके लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, डेटा, हिस्टोरिकल डेटा यूज कर रही हूँ, जो भी उन्होंने नंबर्स डाले थे वो सब यूज कर रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स यूज हो रही है,
हिस्टोरिकल डेटा यूज हो रहा है, इसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पे फोकस है, जजमेंट इज यूज्ड इन मॉडल बिल्डिंग सिस्टम में, सिस्टमैटिक डेटा प्रोसेसिंग आफ्टर दैट। उसके बाद हम वरी होता है हमारा वरी अबाउट सर्वाइवरशिप एंड लुक अहेड बायस। अब लुक अहेड बायस मैं अपनी आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी कि क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्वाइवरशिप और लुक अहेड बायस क्या होता है। अब मैं अगर देखूं कि फोकस की बात करूं कि फोकस ऑफ द एनालिसिस क्या होता है, इसके बेसिस पे डिफरेंस क्या है। एनालिसिस का फोकस क्या होता है, इसमें कन्विक्शन होती है। जब अच्छा एक बात बताओ, मैं हूं या कोई भी है, कोई जब स्टॉक्स को पिक कर रहा है बहुत अच्छे से उसकी एनालिसिस करेगा, ठीक है, उसमें क्या क्या करेगा, वो फोकस करेगा। मतलब अगर मैं मान लो कि कोई न्यूज आई है, ठीक है, न्यूज़पेपर में, लेट्स से एग्जांपल दे रही हूँ, क्विक ई कॉमर्स पे न्यूज आई है। अब वो न्यूज आई है, अब मैं वो बहुत सारे स्टॉक्स ढूंढूंगी, उसमें से स्टॉक्स ढूंढूंगी, तो उसके बाद में पढ़ूंगी उसकी पूरी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ूंगी, बहुत सारी जो भी उसकी मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स है, ऑडिट रिपोर्ट्स है, सब चीज को पढ़ूंगी। जब मेरे को बिजनेस की उसकी समझ हो जाएगी कि हाँ चलो, मेरे को जब कन्विक्शन हो जाएगा, एक कन्विक्शन हो जाएगा कि हाँ ये स्टॉक सच में ही अच्छा कर रहा है, ये प्रीवियसली भी अच्छा कर रहा है और इसने आगे के भी इसके प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं, मेरे को एक कन्विक्शन होगी, एक मेरा विश्वास होगा कि हाँ ये अच्छा करेगा, तो मैं क्या करूंगी, फोकस करूंगी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टॉक्स में और मैं उसी में ही लार्ज पोजीशंस लूंगी, क्योंकि मेरे को कन्विक्शन है कि हाँ ये फ्यूचर में भी अच्छा करेगा। और उधर ही अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव की, तो क्या मुझे कन्विक्शन आ पाएगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अपनी क्राइटेरिया डाली है ऐसे ऐसे, उसके बेसिस पे मेरे पास स्टॉक्स आ गए। अब बहुत सारे स्टॉक्स आ गए, ऐसे 5-10, मैंने क्या किया, सब में इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे, उनमें ही स्मॉलर पोजिशंस ले रही हूँ, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ डिफरेंस इन ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन टू डेटा, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो जो फंडामेंटल है, जो मैं पढ़ रही हूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं देखा मैंने, हाँ चलो ये अच्छा चल रहा है, पास्ट में बहुत अच्छा चल रहा है, फ्यूचर में अब मैं क्या करूंगी, इसकी प्रोजेक्शंस बनाऊंगी कि हाँ ये फ्यूचर में इसकी कैश फ्लो ये होगी, इसकी सेल्स ग्रोथ ये होगी, इसकी प्रॉफिट मार्जिन ये होगा, इसकी पीबीटी ये होगी, ठीक है, इसका एबिटा इतना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें देख के मैं फोरकास्ट करूंगी फ्यूचर के कॉर्पोरेट के पैरामीटर्स और एस्टैब्लिश करूंगी एक व्यू। जब और मैं ये भी देखूंगी कौन कौन से कैटलिस्ट क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसकी ग्रोथ को इंक्रीज करे। एग्जांपल स्विगी, अगर मैंने कोई स्टॉक ले रखा है स्विगी, ठीक है, अभी अभी इसका आईपीओ आया था कुछ टाइम पहले, स्विगी अगर मैंने बाय कर रखा है, तब मैं अगर इसकी एनालिसिस कर रही हूँ तो मैं क्या देखूंगी कि ये स्विगी क्यों इंक्रीज हो सकता है अगर हम कंपेयर करें जोमेटो से, विच इज अ लिस्टेड स्टॉक। स्विगी ऑन द अदर हैंड वाज नॉट लिस्टेड, ठीक है। तो इसके क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जो जोमेटो जितने इसको पावरफुल बना देंगे, ठीक है। और अगर मैं क्वांटिटेटिव डेटा की बात करूं तो मैं क्या करूंगी, मैं अटेम्प्ट करूंगी मॉडल्स बना के हिस्टोरिकल डेटा पे टेस्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल मैं अभी बताती हूँ, और मैं बैक टेस्टिंग करूंगी पास्ट डेटा की। अब पास्ट डेटा की मैं बैक टेस्टिंग कैसे कर सकती हूँ वो भी मैं बताती हूँ। जैसे मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, लेट से जो मेरी सेल्स ग्रोथ है, सेल्स वो मेरे को चाहिए मोर देन 15%, कि 15% की ग्रोथ होनी चाहिए। अब मैं हूं, देखो यहाँ पर, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, 24 चल रहा है, ठीक है, 24 चल रहा है, और यहाँ पर है लेट्स से यहाँ पर है 2020, ठीक है, 2020 है। और मैं ना यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक ना ये क्राइटेरिया डाल रही हूँ कि मेरे को ऐसे ऐसे स्टॉक्स, ऐसे ऐसे कंपनीज देखनी है प्रीवियस, जो यहाँ पे रन करूंगी मैं, ये टाइम फ्रेम का ही डेटा चाहिए मेरे को, सिर्फ ये वाला डेटा चाहिए, ये वाला इंक्लूड नहीं करूंगी मैं। ये वाले डेटा पे मैं क्या करूंगी, टेस्ट करूंगी कि मेरा सेल्स जो है मोर देन 15% की, मेरे पास ये मेरे को स्टॉक्स चाहिए। तो जो भी स्टॉक्स होंगे, लेट्स से कि मैं 2010 से लेके 2020 तक का डेटा देख रही हूँ कि इन सारे टाइम पीरियड में किन स्टॉक्स के जो सेल्स थी या जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 15% से अबव है। अब मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स आ गए, तो मैं क्या करूंगी कि देखूंगी कि हाँ चलो ये वाले स्टॉक्स जो थे अच्छे सेल्स उनका ये था, तो बट इसमें फिर मैं देखूंगी कि उन्होंने अब कैसा परफॉर्म किया इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मेरे पास तो ये टाइम पीरियड अवेलेबल है, क्योंकि मैं तो 2024 में हूं। समझ आ रहा है कि मैं मतलब क्या बोल रही हूँ, कि ये वाले टाइम पीरियड का डेटा देख लूंगी, ये स्टॉक्स आ गए मेरे पास, फिर मैं देखूंगी कि उन्होंने इस टाइम पीरियड में, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि चलो हाँ सेल्स 15% इज अ गुड थिंग, मोर देन 15% इज अ गुड थिंग, कि क्या इन स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे मैं बहुत सारी क्राइटेरिया को चेंज कर सकती हूँ। मान लो इन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, तो मैं इस क्राइटेरिया को और इंक्रीज कर दूंगी और फिर ऐसे स्टॉक्स देखूंगी जिन्होंने अच्छा किया होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ ऐसे ही मॉडल्स बाय बैक टेस्टिंग। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है लुक अहेड बायस का, कि वो मैं बताती हूँ लुक अहेड बायस क्या होता है, इसको जस्ट आप लोग रीड कर लेना। लुक अहेड बायस में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
इसमें ना एग्जाम्पल दिया हुआ है सत्यम का। सत्यम कंप्यूटर्स, हमें सबको पता है कि सत्यम स्कैम हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, बहुत अच्छा चल रहा था वो 2009 तक, नहीं 2008 तक वो बहुत अच्छा चला, इसमें कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 2008 तक बहुत अच्छा चल रहा था, बट इन अर्ली 2009 में उसको में पता चला कि उसमें ना एक कुछ अकाउंटिंग फ्रॉड है, ठीक है। जो उसके मैं पूरा उस फ्रॉड में नहीं जा रही हूँ, बट उसमें हमें पता चला कि हाँ चलो अकाउंटिंग फ्रॉड है। जैसे ही उसमें पता चला ये सब चीजें, तो वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इंक्लूडेड था, बट उसको एक्सक्लूड कर दिया गया उसके बाद। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ये अगर मैं टाइम पीरियड ले रही हूँ 24 का, और मैं यहाँ पे ना 2008 का जो टाइम पीरियड है, मैं ना यहाँ पर सत्यम के बारे में देख रही हूँ, तो इसमें ना सत्यम यहाँ पर उसका स्कैम हुआ है, 2009 में पता चला है, ठीक है। यहाँ पर स्कैम हुआ है। जब मैं ये वाला डेटा एनालाइज कर रही हूँ, तो क्या मैं ये वाला जो फैक्ट है, जो मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैं तो 2004 में हूँ, मेरे को जब मैं वो डेटा अगर मैं मतलब एक बायस हो जाएगा ना कि यहाँ पे उसने अच्छा कर रही थी सत्यम, बट मुझे पता है कि एक स्कैम हो चुका है इसमें। जब मैं वो वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने माइंड में रखकर वो कुछ बायस करती हूँ ना कि ये तो स्कैम हुआ था, तो उसको हम बोलते हैं लुक अहेड बायस। मुझे जबकि क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा प्रिटेंड होना चाहिए कि मैं 2008 में हूं, ना कि 2024 में। मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, 2008 तक का जो भी प्रीवियस डेटा है उसको रन करके देखना चाहिए, ठीक है। इसमें यही एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अगर मैं देखूं डिफरेंसेस इन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में फंडामेंटल में हम क्या करते हैं, जजमेंट यूज करते हैं, कन्विक्शन यूज करते हैं विद इन परमिसिबल रिस्क पैरामीटर्स। अगर मेरी रिस्क पैरामीटर्स 15% या 10% है पोर्टफोलियो की, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये बोलूंगी कि इतना ही मेरे को रिस्क लेना है, तो मैं क्या करूंगी, एक्सटेंसिव रिसर्च होगी, हाई कन्विक्शन होगी। जितना ज्यादा मेरी हाई कन्विक्शन है कि हाँ मेरे हिसाब से वो स्टॉक्स अच्छे हैं, मैं उसी हिसाब से, उसकी पोजीशन साइज पे डिपेंड होगा, जितना ज्यादा हाई कन्विक्शन होगा उतनी ज्यादा मेरी साइज ज्यादा होगी, ठीक है, उतने ज्यादा वो हाईली कंसेंट्रेटेड होगा। रिस्क इज दैट कंपनी विल नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसकी ग्रोथ होगी इतनी इतनी, बट उसने नहीं उतना ग्रोथ की। मॉनिटर भी करना होता है पोर्टफोलियो को, रीबैलेंस करना होता है एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो मैं ऑप्टिमाइजर्स यूज करती हूँ इसमें। पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑप्टिमाइजर विच कंट्रोल्स द रिस्क एट द पोर्टफोलियो लेवल। वो पोर्टफोलियो लेवल का रिस्क देखते हुए पूरे स्टॉक्स निकालता है। रिस्क इज दैट फैक्टर रिटर्न्स विल नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। रिस्क क्या है पोर्टफोलियो लेवल का, पोर्टफोलियो रिस्क इज एट पोर्टफोलियो लेवल रादर देन स्टॉक लेवल। क्यों इसमें ऐसे इसलिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जितने भी अगर मान लो स्टॉक्स लिए पी बी मोर देन 2, तो मेरे जितने भी स्टॉक्स होंगे, जितनी भी मेरी पोर्टफोलियो है, वो सारा इसी फैक्टर पे ही तो डिपेंड करता है, ठीक है, इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मेरी पूरी पोर्टफोलियो इस पे ही डिपेंड करेगी। तो रिस्क क्या है, पूरा पोर्टफोलियो लेवल पर है, ना कि रादर देन स्टॉक लेवल पे। एक स्टॉक नहीं पिक किया मैंने, जो मतलब अलग अलग स्टॉक्स नहीं पिक किया अलग अलग क्राइटेरिया से, मैंने एक ही पोर्टफोलियो बनाया जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हुए बनाया। रीबैलेंस करना पड़ेगा एट रेगुलर इंटरवल्स बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स, ठीक है। With this we have completed day 54's task and little of this chapter। 4 दिन थे, 3 वीडियोस अभी पेंडिंग है, जिसमें से एक हो चुकी है, 2 आज की और कल की बची है। येस्टरडे, कल नहीं, येस्टरडे और आज की बची है, वो मैं करती हूँ उसको खत्म अभी, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द डिले, आई एम सीरियसली सॉरी, ठीक है, ठीक है। प्लीज मेरे साथ बियर कर लेना। और लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर द कोचिंग, वो भी आप देख लेना, ठीक है। और किसी को अगर कोचिंग लेनी होगी तो वो प्लीज उस फॉर्म को फिल कर देना, मेरी टीम आप लोगों से कांटेक्ट कर लेगी जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, कीप स्टडिंग एंड ऑल्सो प्लीज बी कंसिस्टेंट। टाइपिंग शुरू कर दो, 2-3 महीने ही बचे हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। और टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी लिखना है, क्योंकि जिसने भी अभी नहीं शुरू की है तो प्लीज 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 शुरू कर दो, ठीक है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, स्किल है, इतनी जल्दी नहीं आएगी। जिसको भी अगर सिंसियरली पास करना एग्जाम, वो जरूर टाइपिंग सीख ले, और जिसको नहीं करना वो छोड़ सकता है, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।